जिस ज़ैपोरिज़िया पर रूस ने महीनों पहले कब्जा किया। अब उसी ज़ैपोरिज़िया में फिर से यूक्रेन हावी हो रहा है। कई इलाकों पर यूक्रेनी सेना का कब्जा हो चुका है और इस कड़ी में सबसे अहम लोकेशन है रोबोताइन, जिसे रूसी डिफेंस ने अपना सैन्य बेस बना रखा था। रोबोताइन में रूस का वेपन डिपो भी मौजूद था, लेकिन अब रोबोताइन से तोकमाक तक यूक्रेन के कंट्रोल में आ चुका है। और जानते हैं यूक्रेन का अगला टारगेट क्या है? क्रीमिया पर कब्जा। लेकिन उससे पहले पुतिन ने ऑपरेशन प्रलय के लिए एटमी जखीरे को खोल दिया है। तो क्या क्रीमिया को लेकर एटमी वज्रपात तय है? क्या यूक्रेन की एक हिमाकत से परमाणु विनाश का काउंटडाउन ऑन हो जाएगा? देखिए ये रिपोर्ट। रूस यूक्रेन जंग में बड़ा उलटफेर। भीषण बारूदी खेल हो चुका है। और जानते हैं इस बार बाजी महाबली रूस ने नहीं बल्कि यूक्रेन की सेना और ज़ेलेंस्की की स्पेशल ब्रिगेड ने जीती है, वो भी रूस के डिफेंस लाइन को तोड़ते हुए। यूक्रेन के ज़ैपोरिज़िया रीजन पर रूसी सेना का कब्जा था। इस इलाके में रूस ने सैन्य अड्डे और वेपन डिपो तक बना रखे थे। इतना ही नहीं, क्रीमिया की सुरक्षा के लिए ज़ैपोरिज़िया रीजन के रोबोटाइन इलाके में रूस ने मिलिट्री बेस कैंप भी बना रखा था। मगर जंग के 551वें दिन यूक्रेन के स्पेशल ब्रिगेड ने रोबोताइन पर कब्जा कर लिया। रोबोताइन से रूसी ब्रिगेड को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। बीते 48 घंटों से ज़ैपोरिज़िया के रोबोताइन और तोकमाक इलाके में भीषण जंग जारी थी। लेकिन बीती रात यूक्रेन की वेस्टर्न ट्रेंड हेवी ब्रिगेड ने रोबोताइन पर फतेह हासिल कर ली। इतना ही नहीं, यूक्रेन की स्पेशल कमांडो टुकड़ी ने तोकमाक तक पर कंट्रोल कर लिया। अगस्त महीने की शुरुआत में ही ज़ेलेंस्की ने यूक्रेनी आर्म्ड फोर्स की वेस्टर्न ट्रेंड हेवी ब्रिगेड को ज़ैपोरिज़िया रीजन में स्पेशल ऑपरेशन के लिए तैनात किया था। और जिस इलाके को यूक्रेन ने जीता है वो आखिर क्यों अहम है, ये भी जान लीजिए। दरअसल ज़ैपोरिज़िया रीजन के दक्षिणी पूर्वी छोर पर रोबोताइन इलाका पड़ता है और रोबोताइन से महज 23 किलोमीटर की दूरी पर तोकमाक कस्बा मौजूद है। ज़ैपोरिज़िया के इन दोनों इलाकों में रूसी डिफेंस ने मिलिट्री बेस बना रखा था ताकि यूक्रेन की सेना इस रूट से क्रीमिया की तरफ न बढ़ सके। यानी रोबोताइन और तोकमाक रूस के लिए की लोकेशन थी। लेकिन रोबोताइन और तोकमाक पर फतेह के साथ ही यूक्रेन का क्रीमिया फतेह प्लान फिर से एक्टिव हो गया है, क्योंकि दावा यह किया जा रहा है कि रोबोताइन और तोकमाक जीतने के बाद ज़ेलेंस्की की स्पेशल ब्रिगेड का टारगेट क्रीमिया में दाखिल होने का है। और सबसे अहम बात यह है कि नेटो की तरफ से हरी झंडी मिलने के बाद यूक्रेन की वेस्टर्न ट्रेंड हेवी ब्रिगेड क्रीमिया की तरफ कूच भी कर चुकी है। और जानते हैं क्रीमिया और यूक्रेन की सेना के बीच फासला कितना बचा है? महज 80 किलोमीटर। आखिर कैसे, ये भी आपको एनिमेशन के जरिए बताते हैं। और किसी भी वक्त यूक्रेन की स्पेशल ब्रिगेड क्रीमिया के सुरक्षा घेरे को तोड़ सकती है, क्योंकि ज़ैपोरिज़िया रीजन के रोबोताइन पर कब्जे के साथ यूक्रेन की स्पेशल मिलिट्री यूनिट ने तोकमाक इलाके पर कंट्रोल किया है। इन्हीं दोनों इलाकों में रूसी डिफेंस ने मिलिट्री बेस कैंप बना रखे थे। रूस का बड़ा वेपन डिपो भी यहां मौजूद था, जिस पर यूक्रेन की स्पेशल ब्रिगेड ने न सिर्फ कब्जा किया बल्कि उसे तबाह भी कर दिया।
और इसके बाद तोकमाक से यूक्रेन की वेस्टर्न ट्रेन्ड हेवी ब्रिगेड का काफिला मेलिटोपोल के बॉर्डर तक जा पहुंचा है। आपको बता दें कि मेलिटोपोल बॉर्डर से क्रीमिया पेनिनसुला की दूरी महज 80 किलोमीटर के आसपास है। यानी यूक्रेन की वेस्टर्न ट्रेन्ड हेवी ब्रिगेड किसी भी वक्त न सिर्फ क्रीमिया के बॉर्डर को पार करेगी बल्कि क्रीमिया में दाखिल होने के साथ ही बारूदी कोहराम मचा देगी, कई इलाकों पर कब्जा भी कर लेगी। आपको बता दें कि क्रीमिया में दाखिल होने से पहले ही यूक्रेन ने क्रीमिया पर ताबड़तोड़ हमले भी शुरू कर दिए हैं और क्रीमिया फ्रंट को जीतने के लिए नेटो और अमेरिका भी यूक्रेन की पूरी मदद कर रहे हैं। युद्ध स्तर पर हथियारों की खेप यूक्रेन पहुंचाई जा रही है ताकि किसी भी कीमत पर क्रीमिया को जीता जा सके। क्रीमिया पर यूक्रेन का झंडा फहराया जा सके। यूक्रेनी प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की पहले ही सितंबर में क्रीमिया विजय का प्रण कर चुके हैं। इसी को देखते हुए क्रीमिया पर बीते 1 महीने से ड्रोन स्ट्राइक की जा रही है। इसी प्लान के तहत ज़ेलेंस्की ने वेस्टर्न ट्रेन्ड हेवी ब्रिगेड को ज़ैपोरिज़िया में तैनात किया था। मगर रोबोताइन पर यूक्रेन के कब्जे के साथ ही पुतिन भी एक्शन में आ गए। मसलन पुतिन ने सिक्योरिटी काउंसिल के साथ हाई लेवल मीटिंग की। इस मीटिंग में रूस की तीनों सेनाओं के प्रमुख भी शामिल हुए। बैठक में रूस ने एटमी डॉक्ट्रिन लागू करने का आदेश दिया। इसके अलावा रशियन एयरबोर्न ट्रूप्स को ज़ैपोरिज़िया में भेजा। दरअसल यूक्रेन भी ये बात जानता है कि अगर उसने क्रीमिया पर अटैक किया तो पुतिन एटमी वेपन्स के इस्तेमाल से भी नहीं हिचकेंगे। और ये दावा यूक्रेनी सेना के पूर्व अफसर भी कर चुके हैं, क्योंकि क्रीमिया रूसी प्रेसिडेंट की साख का सवाल है। ऐसे में क्रीमिया पर आ जाना यानी सीधे तौर पर पुतिन को चैलेंज करना है और शायद ये आशंका हकीकत में भी तब्दील हो सकती है, क्योंकि सिक्योरिटी काउंसिल की बैठक के बाद दिमित्री मेदवेदेव ने सनसनीखेज बयान दिया। वो ये कि अमेरिका और नेटो के इशारे पर यूक्रेनी सेना क्रीमिया की तरफ बढ़ रही है, लेकिन ये उनकी सबसे बड़ी भूल साबित होगी, क्योंकि हमने क्रीमिया के चारों तरफ न्यूक्लियर बाउंड्री बना रखी है। ऐसे में यूक्रेन का एक भी कदम अमेरिका और नेटो के लिए कयामत से कम नहीं होगा। मतलब ये कि अमेरिका और नेटो के इशारे पर यूक्रेन जो भी हिमाकत कर रहा है वो दुनिया के लिए महाविनाशक साबित हो सकता है। क्योंकि रोबोताइन और तोकमाक को यूक्रेनी सेना ने पूरी तरह से खाली करवा लिया है और अब यहां यूक्रेन अपना सैन्य अड्डा और वेपन डिपो तैयार कर रहा है। इन्हीं इलाकों से क्रीमिया पर अटैक किए जा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ क्रीमिया को बचाने के लिए पुतिन ने भी चौतरफा परमाणु घेराबंदी शुरू कर दी है। आखिर कैसे, ये भी जान लीजिए। रूस की परमाणु तैयारी नंबर 1, ब्लैक सी में सेवास्तोपोल के पास न्यूक्लियर फोर्स तैनात। रूस की परमाणु तैयारी नंबर 2, क्रीमिया के सरहदी इलाकों में डर्टी बम की खेप पहुंचाई। रूस की परमाणु तैयारी नंबर 3, ब्लैक सी में टॉर्पीडो से लैस एटमी सबमरीन तैनात की। रूस की परमाणु तैयारी नंबर 4, युद्धपोतों को स्कंदर और जिरकॉन मिसाइल से लैस किया। रूस की परमाणु तैयारी नंबर 5, क्रीमिया में मौजूद एयरबेस पर परमाणु बम वर्षक भेजे गए। मतलब ये कि अगर क्रीमिया में यूक्रेनी स्पेशल ब्रिगेड दाखिल हुई, अगर क्रीमिया में बारूदी कोहराम मचा, तो पुतिन अपने अंतिम विकल्प यानी एटमी हमले का बटन दबा सकते हैं। क्योंकि रूसी राष्ट्रपति क्रीमिया का किला यूं ही यूक्रेन को फतेह नहीं करने देंगे, चाहे इसके लिए कोई भी कीमत क्यों न चुकानी पड़े।
ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। इस वक्त जो बड़ी खबर आ रही है वो युद्ध के मैदान से आ रही है। यूक्रेन ने रूस पर बड़ा हमला किया है। नेपच्यून एंटी शिप मिसाइल से यह बड़ा हमला किया गया। रूस ने इंटरसेप्ट की एंटी शिप मिसाइल, 27 ड्रोन और 2 हाइमार्स हमले नाकाम किए गए। रूस ने एक एंटी रडार मिसाइल भी गिरा दी है इस हमले के जवाब में। हाँ, लेकिन सिर्फ जिस्म पर ही नहीं बल्कि अब रूस यूक्रेनी सैनिकों और नागरिकों के जिगर पर भी प्रहार कर रहा है। रूस ने एक ऐसा वीडियो जारी किया है जिसमें सैनिकों को मौत से डराया और यूक्रेनी सरकार के खिलाफ भड़काया गया है। अपील सरेंडर करने की है। दूसरी तरफ रूस अपनी जमीन पर हो रहे हमले का बारूदी इंतकाम भी ले रहा है। यूक्रेन के कई शहरों पर ताबड़तोड़ प्रहार किया गया है। यूक्रेनी फौज के कई ठिकानों को सोमवार को तबाह कर दिया गया। यूक्रेन के हथियार डिपो को भी निशाना बनाया गया। हमला इतना जबरदस्त था कि सिर्फ 4.5 घंटे में 570 यूक्रेनी सैनिकों की मौत भी हो गई। यूक्रेन पर एक ही दिन में इतना बारूद बरसा कि बरसों तक यूक्रेन की जमीन के कई हिस्सों में कालिख नहीं हटेगी। हर धमाके के बाद इतना मलबा, इतनी तबाही, इतनी बर्बादी कि यूक्रेन को दोबारा आबाद करने की उम्मीद पर भी अंधेरा छा जाए। सिर्फ जमीन ही नहीं, यूक्रेन में इतने धमाके हुए कि आसमान का रंग भी बदरंग हो गया। जमीन से उठकर आसमान में छाए काले धुएं के बादल जैसे संदेश दे रहे हो कि अब यूक्रेन में बर्फबारी से पहले जोरदार बारिश होगी और बूंदों की जगह बेहिसाब बम बरसेंगे। मॉस्को में ड्रोन हमले के बदले का एक्शन शुरू हो गया है। रूस के शहरों में धमाकों का हिसाब चुकता किया जा रहा है। रूस की सेना यूक्रेनी फौज के ठिकानों पर बम बरसा रही है। यूक्रेन को एक ही दिन में बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया गया है। लेकिन पुतिन के इस गुस्से का और बदले का ज़ेलेंस्की पर कोई फर्क नहीं पड़ा है। यूक्रेन के ड्रोन अब भी रूस की सीमा लांघ रहे हैं। इस वीडियो के जरिए यूक्रेन ने दावा किया है कि यूक्रेन ने ज़ेपोरिज़िया के एनहोदर में मौजूद रशियन सुरक्षा एजेंसियों के मुख्यालय की इमारत पर हमला किया। ड्रोन धमाके में रूस के कई अफसरों की मौत का दावा है। इमारत को भी काफी नुकसान पहुंचा है। ऐसे हमलों का नतीजा है कि सोमवार को यूक्रेन के कई शहरों पर जबरदस्त अटैक हुआ। सोमवार को रूस ने यूक्रेन में 6 जगहों पर सबसे बड़ा हमला किया। कुपियांस्क में रूस का कब्जा है और यूक्रेनी सैनिक बाहरी इलाकों में मौजूद हैं। यहां रूस के सैनिक टैंक और आर्टिलरी से प्रहार कर रहे हैं। क्रेस्नी लिमन में भी जबरदस्त हमला हुआ। यहां रूस ने अटैक के लिए अपने कामिकाजी ड्रोन का इस्तेमाल किया। यूक्रेन के इस इलाके में कई ड्रोन धमाके भी हुए। डोनेस्क में जबरदस्त जंग चल रही है। यहां यूक्रेनी फौज पर रूस क्लस्टर बॉम्ब से हमला कर कई बार हवाई हमले भी कर रहा है। ज़ेपोरिज़िया में भी यूक्रेन ने हमला तेज कर दिया है। यहां रूस ने यूक्रेनी फौज के कई हथियार गोदाम को उड़ा दिया ताकि यूक्रेन की सेना कमजोर हो जाए। खेरसोन पर कब्जे की भी जंग जारी है। खेरसोन पर रूस ने कई मिसाइलें दागी हैं। MLRS से जबरदस्त गोलाबारी की गई है। रूस के इन हमलों में यूक्रेन के 570 सैनिकों की मौत हो गई। ज़ेपोरिज़िया में यूक्रेन की आर्मी के हौसले बुलंद हैं, लेकिन रूस यहां सैनिकों पर डायरेक्ट हमला करने की जगह उन इमारतों को टारगेट कर रहा है जहां हथियारों का भंडार है।
ज़ेपोरिज़िया में लेपर्ड टैंक और आर्मर्ड व्हीकल्स को ठिकाने लगाने के बाद अब रूस का फोकस हथियारों के उन गोदामों पर है जहां गोला बारूद का भंडार है। रूस की फौज अच्छी तरह जानती है कि यूक्रेनी सैनिक जितना भी जोर लगा ले, बिना हथियार के कुछ नहीं कर सकेंगे। सोमवार को रूस की नेवी भी एक्शन में दिखी। ब्लैक सी में मौजूद मिसाइल कैरियर्स को एक्टिव कर दिया गया है और फिर लॉन्ग रेंज की मिसाइलों से हमला किया गया। मिसाइल की जरूरत इसीलिए पड़ी क्योंकि रूस एक खास जगह पर सटीक निशाना लगाना चाहता था। रूस के टारगेट पर यूक्रेन का एक बेहद सीक्रेट ठिकाना था। यूक्रेन के इस ठिकाने पर हवाई हमले के लिए मिसाइलों का भंडार था। ब्लैक सी से मिसाइल कैरियर्स के जरिए लॉन्ग रेंज की मिसाइलों से जैसे ही हमला हुआ, यूक्रेन के हथियारों के गोदाम पर धमाके होने लगे। रिपोर्ट के मुताबिक हथियार के गोदाम में स्टॉर्म शैडो मिसाइल थी। गोदाम में स्कैल्प मिसाइलों का भी बड़ा भंडार था। हवाई हमले में इस्तेमाल होने वाले बम और रॉकेट रखे गए थे। रूस के ड्रोन के कैमरे की क्वालिटी देखिए। यूक्रेन के 2 सैनिक ड्रोन की नजर से बचने के लिए घास में रेंग रहे हैं, लेकिन रूस के ड्रोन का कैमरा इतना हाई क्वालिटी का है कि सब कुछ साफ साफ नजर आता है। रूस के ड्रोन से ग्रेनेड ड्रॉप किया गया जिसमें यूक्रेनी सैनिक बुरी तरह जख्मी हो गया। यह वीडियो साउथ डोनेट्स्क का है। वोल्गेदर इलाके में रूस के सैनिक टैंकों के साथ तैनात हैं। ड्रोन से टैंक यूनिट की तस्वीरें और लोकेशन मिल रही है और टैंक से सटीक निशाना लगाया जा रहा है। रूस के ताबड़तोड़ अटैक में यूक्रेन को बड़ा नुकसान हुआ है। कुपियांस्क में यूक्रेन के 2 हमलों को नाकाम किया गया। कुपियांस्क में रशियन फोर्स के प्रहार में यूक्रेन के 30 जवानों की मौत हो गई। क्रास्नी लीमन में 60 यूक्रेनी सैनिकों की मौत हो गई। डोनेट्स्क में यूक्रेन के 2 हमलों को नाकाम किया गया। यहां युद्ध में सोमवार को यूक्रेन के 185 जवानों की मौत हो गई। दक्षिणी डोनेट्स्क में यूक्रेन के 100 सैनिक मारे गए। ज़ेपोरिज़िया में रूस के हमले में यूक्रेन के 160 जवानों ने जान गंवा दी। खेरसोन में 35 यूक्रेनी सैनिकों की मौत हुई है। जबरदस्त जंग के बीच ज़ेपोरिज़िया में रूस के हमलों में 2 अमेरिकी आर्टिलरी सिस्टम भी नष्ट हो गए। एक ब्रिटिश हॉवित्जर को भी तबाह किया गया, जबकि यूक्रेन के जेडैम स्मार्ट बम के 3 हमलों को नाकाम कर दिया गया। खेरसोन में यूक्रेन की आर्मी ने पलटवार किया है। यूक्रेन की फौज के हमले में रूस का एक रशियन रडार स्टेशन नष्ट हो गया। उधर रूस की फौज ने यूक्रेनी सैनिकों को सरेंडर करने के लिए चेतावनी वाला एक वीडियो जारी किया है। हालांकि यूक्रेन के रक्षा मंत्री ने खुद माना है कि दक्षिणी यूक्रेन में रूस ने 3 लेवल का डिफेंस लाइन तैयार कर लिया है, जिससे भेद पाना बेहद मुश्किल है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। ब्लैक सी में रूस ने घेरेबंदी कर ली है। बाल्टिक में बम बरसाए जा रहे हैं और अब आर्कटिक में रूस ने ऐसा चक्रव्यूह रचा है जिसमें नॉर्डिक देश फंस गए हैं, जिन्हें बचाने के लिए नेटो ने आर्कटिक में युद्धाभ्यास शुरू कर दिया है। दूसरी तरफ रूस ने उन तमाम मिलिट्री बेस को फिर से एक्टिव कर दिया है जो कोल्ड वॉर के दौरान रूस की युद्ध नीति का हिस्सा थे। यानी आर्कटिक अब महायुद्ध का अखाड़ा बनने जा रहा है, जहां रूस नेटो के 31 देशों से अकेले टकराने की तैयारी भी कर चुका है। पुतिन की एटमी वार्निंग, धधक उठा आर्कटिक। गुस्से से तमतमाए पुतिन, टारगेट पर फिनलैंड, स्वीडन।
और पुतिन ने इसकी तैयारी भी शुरू कर दी है। यूक्रेन पर अटैक के साथ ही आर्कटिक में पुतिन ने जंग का नया मोर्चा खोलने का पूरा इंतजाम कर लिया है। आइस कटर शिप पहुंचा दिए, न्यूक्लियर सबमरीन की तैनाती कर दी, कोला बेस से Tu-22 बॉम्बर अटैक को तैयार। इसके अलावा आर्कटिक में मौजूद साइलो को अलर्ट मोड पर डाल दिया है। अगर अमेरिका भी जंग में कूदता है तो लॉन्ग रेंज मिसाइल से अमेरिका में तबाही मचा सके। आर्कटिक में हालात इतने संजीदा हो चुके हैं कि रूस से घबराकर नेटो ने आर्कटिक रीजन में ही युद्धाभ्यास शुरू कर दिया है, जिसमें F-35 फाइटर जेट उतार दिए गए। दरअसल बाल्टिक देशों और पोलैंड ने बेलारूस और रूस से लगता बॉर्डर सील करने की धमकी दी है, जिसके बाद रूस ने आर्कटिक सी रूट की घेराबंदी शुरू कर दी है। अगर बाल्टिक देशों का बॉर्डर सील हो जाता है तो रूस पूरी तरह से यूरोप से कट जाएगा। ऐसे में रूस ने आर्कटिक प्लान तैयार किया है। अगर रूस को बाल्टिक से काटा गया तो रूस यूरोपीय देशों की आर्कटिक में एंट्री बैन कर देगा। इसीलिए रूस की आर्कटिक में घेराबंदी को रूस का बैकअप प्लान के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि आर्कटिक से रूस के सीधे टारगेट पर नॉर्वे, फिनलैंड और स्वीडन आ जाते हैं। वैसे भी फिनलैंड के नेटो में शामिल होने के बाद से रूस काफी गुस्से में है। अगर अब स्वीडन भी नेटो में शामिल हो जाता है तो रूस हमला जरूर करेगा। उस वक्त आर्कटिक में मौजूद रूस के 16 से ज्यादा मिलिट्री बेस काम आएंगे। रूस के आर्कटिक में 16 बेस हैं, जिनमें से 12 एयर बेस हैं, 3 सबमरीन बेस, जबकि 1 एरियल ड्रोन बेस है। रूस कोल्ड वॉर के दौरान आर्कटिक में बनाए गए बेस को फिर से एक्टिव कर चुका है। रूस पिछले 1 साल से आर्कटिक में काफी तेजी से गतिविधि बढ़ा रहा है, यानी पुतिन को अंदाजा था कि जंग एक ना एक दिन आर्कटिक तक भी जरूर पहुंचेगी। मैप पर आप आर्कटिक रीजन में जितने भी लाल निशान देख रहे हैं, ये सभी रूस के मिलिट्री बेस हैं, जबकि जितने हरे निशान देख रहे हैं वो नेटो के मिलिट्री बेस हैं। यानी आर्कटिक में नेटो भी बराबर की टक्कर ले रहा है। यह अलग बात है कि रूस अकेले ही 31 देशों के संगठन से भिड़ने की तैयारी में है। इसके पीछे सीधी सी वजह है कि आर्कटिक कोस्ट लाइन का 53% हिस्सा रूस के बॉर्डर से लगता है, जिसका एडवांटेज रूस को मिल रहा है। रूस अपने तमाम मिसाइल टेस्ट आर्कटिक रीजन में ही करता है और अब रूस ने सीक्रेट न्यूक्लियर लैब बनाकर आर्कटिक से अटलांटिक तक एटमी अटैक का अल्टीमेटम दे दिया है। जबकि नॉर्डिक देश तो रूस के एकदम पास हैं, जिन पर बड़े हमले की पूरी तैयारी करके पुतिन ने नेटो को सीधा चैलेंज दे दिया है कि अगर बाल्टिक देशों और पोलैंड ने बॉर्डर सील किया तो रूस आर्कटिक से लगे नेटो देशों में तबाही का तूफान ला देगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत। जब युद्ध में मैन वर्सेस मशीन का दौर चल रहा है, मानव से ज्यादा काम मशीन कर रही है, अगर उस दौर में पुतिन ये फैसला लें कि जंग में घुड़सवारों को उतारा जाएगा तो हैरानी की बात है। पुतिन ये फैसला ले चुके हैं कि जंग में यूक्रेन की मशीनों का मुकाबला मध्य युगीन घुड़सवारों से किया जाएगा। ये घुड़सवार रूस के बाशकोस्तान के ऐतिहासिक लड़ाके बशकिर हैं। आखिर पुतिन ने इन लड़ाकों को युद्ध में उतारने की रणनीति क्यों अपनाई है, इस रिपोर्ट में आप भी देखिए। मशीन का बटन दबाया और पल भर में विनाशक विस्फोट। आर्टिलरी का ट्रिगर खींचा और 30 किलोमीटर दूर बैठा दुश्मन तबाह। $550 दिन से ज्यादा के युद्ध में यही हो रहा है कि पैदल सेना मशीन गन से और आर्टिलरी 133 mm के गोले दागे जा रहे हैं। रणभूमि में ड्रोन को राजा कहा जा रहा है।
लेकिन पुतिन ने जंग को 10-20 साल नहीं, कोई 300 साल पीछे रिवर्स कर दिया है। जैसे मध्यकाल से लेकर दूसरे विश्व युद्ध तक घोड़ों पर बैठकर युद्ध लड़े जाते रहे, वैसे ही रूस यूक्रेन युद्ध में घुड़सवारों का दौर लौटने वाला है। जिस तरह से घुड़सवार जीन पर बैठकर तीरों से निशाना लगा रहे हैं, उसी तरह रूस की फौज भी घोड़ों पर सवार होकर दुश्मनों पर हमला करेगी। राष्ट्रपति पुतिन ने फैसला लिया है कि रूस के घुड़सवार योद्धा यूक्रेन में जंग लड़ेंगे। जल्द ही घुड़सवारों की तैनाती ईस्टर्न फ्रंट लाइन पर होगी। ये रूस के बश्किर घुड़सवार हैं। सर्दियों में रूस की ऐतिहासिक फौज युद्ध के मैदान में नजर आने वाली है। पुतिन ने यह फैसला क्या सोच कर लिया है, इसके पीछे उनकी रणनीति जानने से पहले बश्किर का इतिहास जानिए। यह रूस के बश्कोर्तोस्तान में रहने वाली आबादी है। इस क्षेत्र को बश्कीरिया भी कहा जाता है। यह क्षेत्र वोल्गा नदी और यूराल माउंटेन रेंज के बीच है। बश्किर इतिहास में खाना बदोश समुदाय रहा है। इन घुड़सवारों ने इतिहास में कई जंगें लड़ी हैं। बश्किर तुर्किक मूल का जनजातीय समुदाय है। बश्किर बेहतर चारागाहों की तलाश में एशिया से यूरोप तक घूमते थे। रूस के बश्कोर्तोस्तान गणराज्य में आज भी अपनी सांस्कृतिक पहचान के साथ रहते हैं। पुतिन ने अब इन घुड़सवारों को युद्ध के मैदान में उतारने का प्लान बनाया है, लेकिन सवाल यह है कि क्या आज के दौर में मध्यकाल के घुड़सवार जंग के लिए मुफीद हैं? दरअसल पुतिन की इस रणनीति का मकसद है आने वाली सर्दियां। सर्दियों में बर्फ पर पैदल सेना के लिए चलना बहुत मुश्किल होता है। मशीनरी को आगे बढ़ाने में खासी मेहनत लगती है। देखिए हालत क्या होती है। यह अमेरिकन आर्मी का अब्राम्स टैंक, लेकिन बहुत ताकतवर टैंक भी बर्फ की 2 सेंटीमीटर परत से ढकी ढलान को पार नहीं कर पाता। लेकिन इससे कई गुना मोटी बर्फ की परत में भी घुड़सवार आसानी से सफर कर सकते हैं। सर्दियों में घुड़सवार तेजी से आगे बढ़ सकते हैं। मशीनों की तरह घुड़सवारों के बर्फबारी में फंसने की आशंका बहुत कम होती है। पैदल सैनिकों के मुकाबले घुड़सवार कम थके होते हैं। ये बड़ा हमला आसानी और तेजी से कर सकते हैं। सर्दियों में पुतिन पूर्वी यूक्रेन का बड़ा इलाका कब्जाना चाहते हैं, इसीलिए बश्किर घुड़सवारों को मिशन की जिम्मेदारी दी गई है। यानी करोड़ों की उन्नत मशीन जब फेल हो जाएगी तो युद्ध का सैकड़ों साल पुराना तरीका ही काम आने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। इस बीच प्रिगोजिन की मौत के मामले में एक नए संदिग्ध की एंट्री भी हुई है। रशियन जांच टीम को पता चला है कि प्रिगोजिन के विमान उस रोज सफाई कर्मचारी बनकर किसी ने एंट्री ली थी। वैक्यूम क्लीनर के साथ विमान में दाखिल होने वाले शख्स पर शक इसलिए हो रहा है क्योंकि विमान की सफाई की जा चुकी थी और किसी अधिकारी ने दोबारा सफाई का आदेश जारी नहीं किया था। फिर विमान में वैक्यूम क्लीनर के साथ दाखिल होने वाले आदमी का मकसद क्या था? क्या वैक्यूम क्लीनर में ही बॉम्ब छिपाकर विमान के भीतर ले जाया गया? प्रिगोजिन के विमान में टेक ऑफ से पहले क्या क्या हुआ? विमान में कौन गया? विमान में कौन सा सामान रखा गया? किसने रखा, कब रखा? जांच के दौरान एक एक सेकंड की डिटेल निकाली जा रही है। अब इस केस में एक नया खुलासा हुआ है। शक की सुई अब एक नई जगह पर घूम गई है। पता चला है कि टेक ऑफ से पहले एक वैक्यूम क्लीनर प्लेन में ले जाया गया था। वैक्यूम क्लीनर ले जाने वाले स्टाफ की पहचान भी नहीं हो पा रही है। विमान में सफाई का निर्देश किसी अधिकारी ने नहीं दिया था। प्रिगोजिन की मौत के रहस्य से पर्दा उठाने वाले अधिकारियों को शक है कि वैक्यूम क्लीनर में छिपाकर ही विमान में बम ले जाया गया होगा।
जांच करने वाली टीम इस मामले को गंभीरता से इसलिए ले रही है क्योंकि अब तक ये साफ हो चुका है कि विमान पर मिसाइल नहीं दागी गई थी। विमान में कोई तकनीकी खराबी भी नहीं थी। विमान में अचानक धमाके की वजह से प्लेन क्रैश हुआ। अब तक की जांच से इतना पता चल चुका है कि विमान में कहीं ना कहीं विस्फोट हुआ, लेकिन सवाल यही है कि विस्फोट कैसे हुआ? क्या ये कोई बम धमाका था? जांच टीम मान रही है कि विमान में बम रखा गया था, लेकिन सवाल है कब और किसने बम लगाया? एयरपोर्ट जैसी सुरक्षित जगह पर विमान में बम लगाना कैसे मुमकिन हुआ? यही वजह है कि विमान में जो भी सामान रखे गए थे उनका ब्यौरा निकाला जा रहा है। जांच चल रही थी कि पता चला कि टेक ऑफ से पहले एक स्टाफ विमान में वैक्यूम क्लीनर लेकर गया था। संदेह इसलिए है क्योंकि विमान में सफाई लैंडिंग के बाद होती है। प्रिगोजिन के विमान की सफाई हो चुकी थी। विमान में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ जिससे सफाई की जरूरत हो। दोबारा सफाई का निर्देश भी किसी अधिकारी ने नहीं दिया था। फिर प्रिगोजिन के प्लेन में सफाई कर्मचारी क्यों गया? जांच एजेंसियों ने जब एयरपोर्ट पर मौजूद स्टाफ से बात की तो किसी ने वैक्यूम क्लीनर ले जाने की बात स्वीकार नहीं की। फिर वो अजनबी कौन था? क्या उसका मकसद विमान में बम फिट करना था? जांच अब इसी दिशा में शुरू हो गई। एक तरफ वैगनर चीफ की मौत का रहस्य है तो दूसरी तरफ बेकाबू होते वैगनर्स की चुनौती। पुतिन के लिए चुनौती अब वैगनर्स को संभालना है। बेलारूस में मौजूद वैगनर्स को कंट्रोल करने के लिए बेलारूस की सरकार है, लेकिन दुनिया के कई और देशों में वैगनर्स मौजूद हैं। बेलारूस में करीब 5000 वैगनर्स हैं। सीरिया में वैगनर्स 2015 से मौजूद हैं। नागोर्नो काराबाख में वैगनर्स मौजूद हैं। लीबिया में वैगनर फोर्स की मौजूदगी है। माली में करीब 1000 वैगनर लड़ाके हैं। अफ्रीका में वैगनर्स का मजबूत नेटवर्क है। प्रिगोजिन की मौत के बाद से वैगनर्स को लीड करने वाला कोई नहीं है। पुतिन प्रिगोजिन को ऑर्डर देते थे और प्रिगोजिन अपने लड़ाकों को, लेकिन अब ये कड़ी खत्म हो चुकी है। पुतिन के ऑर्डर्स को वैगनर फोर्स तक पहुंचाने वाला कोई नहीं है। ऐसे में डर है कि बेकाबू वैगनर दुनिया के किसी कोने में या किसी छोटे देश पर कब्जा न कर ले। यूक्रेन की ड्रोन बटालियन ने रूस में काफी तबाही मचाई है। ड्रोन अटैक से बचने में रूस के विध्वंसक हथियार या तो नाकाम साबित हो रहे हैं या फिर वो यूक्रेन के ड्रोन के मुकाबले काफी महंगे साबित हो रहे हैं। ऐसे में रूस ने अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सहारा लिया है, जिससे एंटी ड्रोन वेपन बनाकर यूक्रेन की ड्रोन बटालियन के खात्मे का पूरा इंतजाम कर लिया गया है। यूक्रेन के ड्रोन बटालियन, रूस के इंटेलिजेंट ड्रोन। ज़ेलेंस्की का ड्रोन डेंजर, एआई पावर से पुतिन का प्लान भयंकर। तो अब जंग में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एंट्री हो चुकी है। इसका इस्तेमाल रूस करने वाला है क्योंकि यूक्रेन के ताबड़तोड़ ड्रोन अटैक से रूस को काफी नुकसान पहुंचा है। यूक्रेन के ड्रोन रूस के लिए काफी सिरदर्द बन चुके हैं क्योंकि यूक्रेन बेहद सस्ते ड्रोन का इस्तेमाल कर रहा है जो एकदम सटीक वार करके रूस में तबाही मचा रहे हैं। यूक्रेन के ड्रोन को मार गिराने में रूस नाकाम हो रहा है। डिफेंस सिस्टम से दागी जाने वाली मिसाइल रूस को काफी महंगी पड़ रही है। रूसी बॉम्बर भी यूक्रेन के ड्रोन पर सटीक निशाना नहीं लगा पा रहे। ऐसे में रूस में जहां एक तरफ तबाही का जलजला आया हुआ है, दूसरी तरफ ड्रोन के हमले को नाकाम करने में रूस का काफी पैसा खर्च हो रहा है। अब यूक्रेन के ड्रोन अटैक को नाकाम करने के लिए पुतिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करने वाले हैं। अब रूस एआई पावर्ड एंटी ड्रोन तकनीक का इस्तेमाल करने जा रहा है, जिसमें एआई से लैस ड्रोन यूक्रेन के ड्रोन अटैक को नाकाम करेंगे। एआई पावर्ड एंटी ड्रोन वेपन सुपरसोनिक स्पीड से टारगेट पर अटैक करेंगे, जिससे दुश्मन रूस के एआई पावर्ड ड्रोन को ट्रेस न कर पाए। यूक्रेन के रडार और एयर डिफेंस सिस्टम को चकमा देने में कामयाब हो जाएंगे। सबसे खास बात यह कि रूस के एआई एंटी ड्रोन वेपन में कैमरा लगा होगा जो खुद ब खुद टारगेट को पहचानेगा और सुपरसोनिक स्पीड से हमला भी करेगा। इसके अलावा आखिरी वक्त पर टारगेट बदलने और टारगेट का पीछा करने की काबिलियत भी है।
इतना ही नहीं, रूस एआई पावर से स्वार्म ड्रोन को भी लैस करने जा रहा है। यानी यूक्रेन जितनी भी तेजी से ड्रोन अटैक करेगा, रूस के एआई पावर्ड स्वार्म ड्रोन झुंड में निकलेंगे और यूक्रेन के ड्रोन बटालियन को चुन चुन कर तबाह कर देंगे। यानी रूस सिर्फ एंटी ड्रोन वेपन नहीं बना रहा, बल्कि एक इंटेलिजेंट ड्रोन बना रहा है जो यूक्रेन की तबाही की गारंटी लेकर जंग के मैदान में उतरने वाले हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9। चीन में बाढ़ से भारी तबाही मची हुई है। इसी महीने में दूसरी बार चीन में बाढ़ आई है। हैरानी की बात यह है कि बाढ़ से उन इलाकों पर कहर टूटा है जहां आज तक कभी बाढ़ नहीं आई थी। कुदरत का कहर 7 से ज्यादा शहरों पर टूटा है। बताया जा रहा है कि अगले 48 घंटे चीन पर भारी हैं, क्योंकि तेज बारिश की आशंका जताई गई है। यानी बारिश हुई तो बाढ़ से तबाही का दायरा कहीं ज्यादा बढ़ सकता है। चीन में बाढ़ से कोहरा, पानी में समा गया पुल, लैंडस्लाइड से मचा हाहाकार, तिनके की तरफ बह गई कारें, शहर गांव सब बन गए दरिया। कुछ दिन पहले चीन के कई इलाकों में जबरदस्त बाढ़ आई थी, जिससे चीन में काफी कोहरा मचा था। बाढ़ के बाद कई इलाकों में महामारी का खतरा बढ़ गया था, जिससे निपटने के लिए तैयारी की जा रही थी। इसी बीच फिर से बाढ़ का संकट आ गया है। चीन के हनान में कई गांव पूरी तरह से डूब गए हैं। इसके अलावा शंघाई, शिमेन, योंगशुन और झेंगजियाजी शहरों में तेज बारिश से बाढ़ का खतरा पैदा हो गया है। कुछ जगहों पर तो पानी घरों में जा घुसा है। कुछ ऐसी तस्वीरें भी आई हैं जो काफी डराने वाली हैं। फुजियान इलाके में फ्लड इमरजेंसी घोषित कर दी गई है, क्योंकि बाढ़ बारिश से कई जगह लैंडस्लाइड हुआ है। ये उसी लैंडस्लाइड का वीडियो है। देखिए कैसे पूरा का पूरा पहाड़ नदी में गिरने लगा।